हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 3 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो कल हमने देखा था 8वीं बार सर्वश्रेष्ठ बैलन डॉर अवार्ड से लियोन मेसी को सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड 2023 के लिए दिया गया है। गोवा में होने वाले 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए ज्यूरी प्रमुख शेखर कपूर को बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की लड़की टीना बुधिया बनी है, जिनकी जो उम्र 9 साल है। विशेष अभियान पथक 2023 के लिए 204 पुलिस कर्मियों को चुना गया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से सर्वोत्तम सम्मान इम्तियाज जामिया से सम्मानित किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। भारत ने चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर AS-400 मिसाइल तैनात की है। अमेरिकी कंपनी के साथ भूतापी उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 820 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया गया है। 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश राज्य का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आज का पहला सवाल है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी सऊदी अरब को दी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष यासर अल मिशेल ने वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए फीफा की सभी शर्तों को पूरा करने का वादा किया है। सऊदी अरब को 2034 की मेज़बानी मिलने के बाद यह दूसरी बार होगा जब किसी गल्फ कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। इससे पहले साल 2022 में पहली बार कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, जो एक गल्फ कंट्री है। सबसे अधिक फीफा वर्ल्ड कप 5 बार ब्राज़ील ने, जर्मनी और इटली ने 4-4 बार, अर्जेंटीना ने 3 बार और फ्रांस ने 2 बार जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2030 की मेज़बानी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करेंगे। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का चैंपियन अर्जेंटीना है। महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का चैंपियन या विजेता स्पेन है। आप इन दोनों को याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है? तो ये ग्वालियर शहर को इसमें दर्जा दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ग्वालियर। 31 अक्टूबर को यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यानी UCCN की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और केरल के कोझिकोड को शामिल किया गया है। ग्वालियर में जन्मे संगीतज्ञ तानसेन की वजह से इस शहर को सुरों की नगरी या संगीत नगरी कहा जाता है। तानसेन बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। यूनेस्को अब ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगीत आयोजनों में भागीदारी करेगा। यूनेस्को ने UCCN लिस्ट में दुनिया भर के 55 शहरों को शामिल किया है। इसमें ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया है। ग्वालियर 500 साल से भी ज़्यादा अपनी संगीत परंपरा को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा ग्वालियर के मशहूर संगीतज्ञ थे। ग्वालियर को देश की तीसरी सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब हासिल हुआ है। इससे पहले बनारस या वाराणसी को साल 2015 और चेन्नई को साल 2017 में सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिल चुका है। ग्वालियर के अलावा कोझिकोड को साहित्य वर्ग में शामिल किया गया है। विश्व भर में ऐसे 65 शहर हैं जिन्हें यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस यानी UN की संस्था है, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। तो इसकी ये डेट आपको याद रखनी है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 की विजेता कौन बनी है?
तो ये 2023 में ये खिताब नंदिनी दास जी को मिला है और ये भारतवंशी हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नंदिनी दास अपनी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए भारतवंशी लेखिका नंदिनी दास ने यह पुरस्कार जीता है। विजेता पुस्तक उनकी पहली पुस्तक है। नंदिनी दास ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं। पुस्तक में दास 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सर थॉमस रो के आगमन की कहानी के माध्यम से साम्राज्य की उत्पत्ति का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। सर थॉमस रो भारत के पहले अंग्रेज राजदूत थे, तो ये आपको याद रखना है। पुरस्कार की स्थापना 2013 में हुई थी। इसे पहले नोए पल रोदन के नाम से जाना जाता था, यानी इस पुरस्कार का दूसरा नाम था। इसकी स्थापना गैर काल्पनिक साहित्य के सर्वोत्तम कार्यों को पुरस्कृत करने के लिए किया गया था, जो मौलिकता प्रदर्शित करते हैं और विश्व की अन्य संस्कृतियों की सार्वजनिक समझ में योगदान देते हैं। नंदिनी दास को 25,000 पाउंड की पुरस्कार राशि मिलेगी और वहीं जो साथ में शॉर्ट लिस्ट की गई प्रत्येक कृति को 1,000 पाउंड दिए जाएंगे। हाल ही में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मुंबई। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। ये प्रतिमा स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास स्थापित की गई है। सचिन ऐसे दूसरे क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा किसी स्टेडियम में लगाई गई है। उनसे पहले पूर्व भारतीय कप्तान कर्नल सीके नायडू की प्रतिमा इंदौर के होलकर स्टेडियम और नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम और आंध्र प्रदेश के YSR स्टेडियम में लगाई गई है। अभी हाल ही में ICC ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए, जो भी चल रहा है, सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था। सचिन तेंदुलकर को भारत निर्वाचन आयोग ने भी अपना नेशनल आइकॉन के रूप में उन्हें नामित किया है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार, जो 2014 में उन्हें मिला है, पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं और 2023 तक सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में GST संग्रह कितने करोड़ रहा है? तो ये GST संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1.72 लाख करोड़ रुपए। 1 नवंबर को वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 की गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST कलेक्शन रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार अक्टूबर 2023 में GST कलेक्शन 1.72 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो अब तक का दूसरा सर्वाधिक कलेक्शन है। अक्टूबर 2022 में GST कलेक्शन 1.52 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो इस बार 13% ज़्यादा है। अब तक का सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन अप्रैल माह 2023 का रहा था, जो 1.87 लाख करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2023 में कुल GST राजस्व 5.7% बढ़कर 1,72,003 करोड़ रुपए हो गया है। GST को वस्तुओं की खरीदारी और सेवाओं का उपयोग करने के लिए देना होता है। GST को 1 जुलाई 2017 से देश के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में लागू किया गया था। प्रतिवर्ष जोजिला बोर डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1 नवंबर। 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर में द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर साल 1948 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के द्रास पोरियस ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साल 1948 में ऑपरेशन बाइसन में, ये ऑपरेशन याद रखना है, भारतीय सैनिकों की वीरतापूर्ण कार्रवाई के जश्न में जोजिला दिवस मनाया जाता है। लद्दाख के प्रवेश द्वार जोजिला पास की बर्फीली ऊंचाइयों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के कारण इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर लद्दाख के जोजिला पर कब्जा किया था। जोजिला पास भारत की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है।
जोजिला पास 11,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। जोजिला हिमालय में एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले और द्रास उपखंड में स्थित है। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2023 को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 राज्य। 1 नवंबर को गोवा के राजभवन में 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। यह भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई की उपस्थिति में मनाया गया। 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उनमें शामिल हैं आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना 1956 में हुई है, और छत्तीसगढ़ की स्थापना सन 2000 में, हरियाणा 1966, कर्नाटक 1956, केरल 1956, मध्य प्रदेश 1956 और पंजाब 1966, तमिलनाडु 1956 में इसकी स्थापना हुई है। और 5 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1956, चंडीगढ़ की स्थापना 1966, दिल्ली 1956 और लक्षद्वीप 1956, पांडुचेरी 1963 में इसका गठन किया गया था। 1956 में पहली बार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषी आधार पर कई राज्यों का गठन किया गया था। गोवा हर साल 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और यह भारत का गणराज्य 25वां राज्य बना था। किस राज्य की प्रियंका गोस्वामी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो प्रियंका गोस्वामी हैं, ये उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर प्रदेश। प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में 1 घंटा 36 मिनट और 35 सेकंड के प्रभावशाली समय के साथ एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड भी बनाया है। मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने महिलाओं की 3M स्प्रिंग बोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, जबकि सर्विस के एच लंदन सिंह ने पुरुषों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश की आद्या सिंह ने पेंटाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि महाराष्ट्र के मयंक चापेकर ने पुरुषों की आधुनिक पेंटाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में किया जा रहा है। नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC द्वारा देश में डॉक्टरों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो ये वन नेशन और वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वन नेशन और वन रजिस्ट्रेशन। 1 नवंबर को नेशनल मेडिकल कमीशन ने बताया कि देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू किया जाएगा। इससे हर डॉक्टर को यूनिक ID दी जाएगी, जो एक तरह से उसकी पहचान के रूप में कार्य करेगी। इस प्रक्रिया के तहत डॉक्टर को 2 बार ID जारी की जाएगी। पहली ID अस्थायी होगी और जो MBBS में एडमिशन लेते समय दी जाएगी। दूसरी ID परमानेंट होगी, जो वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स को दी जाएगी। यह ID आयोग के IT प्लेटफॉर्म से लिंक होगी। इस पर संबंधित डॉक्टर्स के सभी दस्तावेज, कोर्स, प्रशिक्षण और लाइसेंस के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। ID के जरिए मरीज भी अपने डॉक्टर्स की एजुकेशन, एक्सपीरियंस और लाइसेंस के बारे में जान सकेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट को आगामी 6 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह नियम लागू हो जाएगा। मौजूदा समय में लाइसेंस लेते समय डॉक्टर का पंजीकरण भी हो जाता है। NMC की स्थापना 25 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। NMC के अभी चेयरपर्सन डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? तो इसमें 3 नए जज नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति की गई है। जस्टिस राजमोहन सिंह,
जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर्थ और जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमना ने पदभार संभाल लिया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ जो एमपी के मुख्य न्यायाधीश हैं एमपी हाईकोर्ट के, तो रवि मलिमठ ने तीनों जजों को शपथ दिलाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या अब 34 हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना या शुरुआत 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। तो सवाल ये था, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा जी थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, होमी जहांगीर भाभा। अब बात करें भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में, तो इनका जन्म 1909 में बॉम्बे, अब मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु में भौतिकी में रीडर के रूप में करियर की शुरुआत की थी। वर्ष 1945 में बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और साल 1948 में परमाणु आयोग, ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। तो आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी और उन्हें साल 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साल 1966 में एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब आज का टेस्ट क्वेश्चन है, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट करें। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।